सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो आज फिर हम अगले वीडियो के साथ हैं। तो पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे, चैप्टर 10 था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसके सारे थ्योरी का हम बात कर चुके थे, सारे थ्योरी का हम डिस्कशन कर चुके थे। इसमें जो उदाहरण दिया हुआ था हम उदाहरण पर भी पूरा चर्चा कर चुके थे, उसको सॉल्व कर चुके थे। अब बचा है केवल प्रश्नोत्तरी। तो प्रश्नोत्तरी में दो भाग हैं। आपका पहला भाग है कि जो प्रश्न पृष्ठ पे दिए होते हैं और एक प्रश्न होता है अभ्यास प्रश्न। तो हम ये दोनों प्रश्न को देखेंगे। आज हम मुख्यतः कवर करने वाले हैं कि जो प्रश्न आपके पृष्ठ पर दिए होते हैं, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए, पृष्ठ संख्या है आपका 185। उस पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पृष्ठ संख्या है 185। इसका पहला सवाल बोल रहा है कि अवतल दर्पण में फोकस को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा हम लिखा चुके हैं, इसको कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, अवतल दर्पण बोल रहा है तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। ये आपका ध्रुव है, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। तो ए पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण हो गया और ये परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रहा है, तो ए वाला जो बिंदु है इसी को हम फोकस कहेंगे। और अवतल दर्पण में बोल रहा है तो हम जिस बिंदु पर मिलती है वही लिखेंगे। मिलती हुई प्रतीत कर देंगे तो आपका उत्तल दर्पण के लिए हो जाएगा कि वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसलिए हम उसको मिलती हुई प्रतीत को वाले बिंदु को फोकस कहते हैं। तो परिभाषा है। दूसरा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है। वक्ता, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा। तो दोनों में एक संबंध है कि r = 2f होता है, तो f = r/2 आ जाएगा। तो आपका a 20 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और जो r का चिन्ह होगा वही फोकस दूरी का भी चिन्ह होगा, क्योंकि अगर ये +20 में है तो +10 में होगा। तो ये था। तीसरा क्वेश्चन है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए, सीधा प्रतिबिंब आपका दोनों दर्पण में बनता है, लेकिन यहाँ आवर्धित प्रतिबिंब की बात कर रहा है कि सीधा है और बड़ा बनना चाहिए। जैसे कि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में सामान्यतः है, उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब आभासी होते हैं और सारे आभासी प्रतिबिंब जो हैं वो सीधा होते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा और आवर्धन, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें 2 शर्तें हैं। एक सीधा होना चाहिए और आवर्धित। आवर्धित का अर्थ है बड़ा होना चाहिए, सीधा और आवर्धित होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें सीधा प्रतिबिंब तो मिलेगा लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब नहीं मिल सकता। इसलिए हम यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। इसका आंसर अवतल दर्पण आएगा। और अवतल दर्पण में हम एक स्थिति देख रहे थे कि ए आपका ध्रुव है, ए आपका मुख्य अक्ष है, ए आपका फोकस है और ए आपका सेंटर है। तो यहाँ पर अगर हम कहीं पर रखते थे प्रतिबिंब, जब फोकस और आपका ध्रुव के बीच था, इस केस को हम बात किए थे छठी स्थिति है। अब अवतल दर्पण में जो पढ़ाए हैं उसको देख लीजिएगा कि छठी स्थिति में जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस होकर गुजरेगी और यहाँ आएगी तो ये ऐसे गुजरेगी। तो फिर ये दोनों को हम बढ़ाते थे पीछे, तो ये यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बनता था। तो ये सीधा है इसके और ये इससे बड़ा भी है। तो यही पूछ रहा था कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। तो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनेगा, अवतल दर्पण में। और अगर स्थिति की बात की जाए तो जब बिंब आपका ध्रुव और फोकस के बीच में रखा रहेगा तो आपका अवतल दर्पण में सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। इसका जवाब उत्तल दर्पण नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में सीधा तो बनेगा लेकिन आवर्धित नहीं बनेगा। तो दोनों शर्तें जो है वो सवाल की पूरी नहीं होगी। इसलिए इसका सही आंसर है अवतल दर्पण, जब बिंब आपका फोकस और ध्रुव के बीच हो। अगला है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो वरीयता देने का अर्थ सबसे बड़ा ये है कि जो उत्तल दर्पण है वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण को वरीयता देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरा बड़ा कारण है कि ये वृहद क्षेत्र को कवर करता है, कि एक बहुत बड़े क्षेत्र को ये दिखा सकता है। बहुत, जब पीछे देखते हैं बगल वाला जो हमारा शीशा है उसमें जब हम पीछे देखते हैं तो एक बहुत बड़े क्षेत्र को वो सीधा प्रतिबिंब दिखा सकता है उत्तल दर्पण। इसलिए वृहद क्षेत्र को घेर सकता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हम यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, प्रश्न संख्या 185। तो ये सारे सवाल हो गए आपके 185 प्रश्न नंबर के।
अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पृष्ठ नंबर 188 पर है। तो इसका सारा डिस्कशन हो गया। पृष्ठ संख्या 185। अगला है पृष्ठ संख्या 188। इसमें 2 ही सवाल दिए हुए हैं। पृष्ठ संख्या 188 कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात है, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कितना आसान क्वेश्चन है। वक्रता त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर और उसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर दर्पण दे दिया है। एक से जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि क्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए गोलीय दर्पण दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा जैसे कि इसमें आपको दे दिया है दर्पण जो है वो उत्तल है। तो दर्पण जब उत्तल होता है तो आपका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी प्लस में आएगा और आर भी प्लस में ही आएगा, जैसे कि दिया हुआ है। जैसे कि ए आपका उत्तल दर्पण है तो इधर ही इसका सेंटर होगा, इधर ही आपका फोकस होगा, तो ए दाएं तरफ हो गया तो प्लस में आएगा, ए भी दाएं तरफ है तो इसलिए प्लस में आएगा। यदि अवतल दर्पण होगा तो फोकस दूरी माइनस में होता। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें चिन्ह नहीं दिया हुआ था, दर्पण में नहीं दिया हुआ था, लिखा हुआ था गोलीय। तो गोलीय दर्पण तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसलिए हम उसमें चिन्ह नहीं लिए थे। पिछला वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम ए बराबर लिख देंगे r/2। तो r कितना है 32/2 और r प्लस में है तो इसको भी हम प्लस में ही लेंगे। और ऐसे भी दिया हुआ है कि ये उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी प्लस में ही आएगी। कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि अवतल दर्पण है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 2, तो हमको दिया हुआ है बिंब दूरी हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बिंब दूरी हमेशा माइनस में होता है क्योंकि बिंब को हम हमेशा बाएं तरफ ही रखते हैं। अब सबसे सोचने वाली और सबसे सही चीज़ हमको दिया हुआ है 3 गुना आवर्धित वास्तविक, आवर्धित वास्तविक। इस पर हमें सबसे ज़्यादा गौर करना है और ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित का सीधा सा अर्थ है कि बड़ा, आवर्धित का अर्थ ही होता है बड़ा, और ये ब्रैकेट में आपको दे भी दिया है। तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब वास्तविक। वास्तविक का क्या अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हमको एम ज्ञात करना है कि एम = h'/h। तो अब आपको क्या दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है 3 गुना आवर्धित बन रहा है। प्रतिबिंब यदि 3 गुना आवर्धित बन रहा है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यदि बिंब की ऊंचाई h है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3 × h हो जाएगी। क्योंकि आपको दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब जो है 3 गुना बड़ा बन रहा है। हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि बिंब की ऊंचाई h है, माना कि बिंब की ऊंचाई जो है h है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' जो है वो बराबर आ जाएगा 3h। ठीक है। और अब यहाँ पर दिया हुआ है वास्तविक भी है। तो जब वास्तविक लिखा हुआ है इसका अर्थ है कि ये प्रतिबिंब जो है उल्टा है। चूँकि प्रतिबिंब उल्टा है, चूँकि प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, या लिख सकते हैं वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए उल्टा होगा, वास्तविक है इसलिए उल्टा होगा, उल्टा होगा आता है। जो h' है उसको हम लिखेंगे -3h। प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और जब उल्टा होगा तो हम इसको -3h लिखेंगे क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे आएगा। उल्टा जब भी होगा तो मुख्य अक्ष के नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो उसको हम माइनस में लिखेंगे। हो गया। अब यहाँ से हम m ज्ञात कर लेते हैं। m बराबर होता क्या है, h'/h। h' हमारा कितना आ गया -3h, और h हमारा है, h तो h है ही, एक कैंसिल होगा तो m का वैल्यू कितना आ गया। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। m की वैल्यू कितनी आ गई -3, और -3 कैसे आया सबको पता है। हमको ये दिया हुआ है 3 गुना आवर्धित वास्तविक। तो 3 गुना आवर्धित, हम मान लिए कि बिंब की ऊंचाई h है, यहाँ पर h छूट रहा है, बिंब की ऊंचाई h है, मान लिए कि बिंब की ऊंचाई h है।
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम एच डैश लिखते हैं, हो जाएगा 3h के बराबर। क्यों 3h हम कर रहे हैं, क्योंकि 3 गुना दिया हुआ है। अब देखिए कि प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक दिया हुआ है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा। और उल्टा होने का अर्थ क्या है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे है, और जब मुख्य अक्ष के नीचे है तो उसकी हाइट क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो इसको हम एच डैश को लिख दें -3h। अब यहाँ से m निकाल लेंगे, एच डैश बाई एच इक्वल टू -3h/h, एच कैंसिल, m इक्वल टू -3 आ गया। अब यही से हमको फोकस दूरी नहीं दिया हुआ है, पहली बात देखिए कि फोकस दूरी नहीं दिया हुआ है। जब फोकस दूरी नहीं दिया हुआ है तो आप इतना तय कर लीजिए कि आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस फार्मूले से आपको v करने के लिए u और f दो राशि का ज्ञान होना जरूरी है। जब 3 में से कोई भी 2 नहीं दिया हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि ये उपयोग नहीं होगा। फिर आपके पास एक ही फार्मूला बचता है, h डैश बटा h और m इक्वल टू -v बटा u। यही 2 फार्मूले हैं, तो इसका हम उपयोग करके m ले आए। अब हमारे पास केवल a बचा, तो इसका उपयोग करके हम v ले आएंगे। यही है क्वेश्चन। देखिए हमारा एम आ गया -3, हमको v ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में था कि दर्पण से जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिए हमको m इक्वल टू, और हम क्या जानते हैं, -v/u जानते हैं। m इक्वल टू कितना आया हुआ है, -3 इक्वल टू -v/u। अब देखिए u का वैल्यू पूछते हैं यहाँ पर -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू 10 × -3 आपका -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ से आप फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं, हालांकि आपको निकालने के लिए बोला नहीं है। फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे, भी आपको पता है, u पता है ही, यहाँ से f निकाल लेंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी नहीं निकालने बोला है, आपको यही पता करना था कि प्रतिबिंब दूरी कितनी है, दर्पण से आपका प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पर बनता है। तो ये आपका पृष्ठ संख्या था 188। आगे देखिए, अगला है आपका पृष्ठ संख्या 194। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, पृष्ठ संख्या है 194। पहला सवाल ये है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या दूर हटेगी। वायु से जल में जा रही है, 194। पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु से जल में जा रही है, तो आपको हम बता चुके हैं, ए अगर मान लीजिए कि विरल माध्यम है और ए आपका सघन माध्यम है, तो जब भी विरल से सघन माध्यम में ए आपका अभिलंब है, यहाँ से अगर ऐसे प्रवेश करती है और ए अगर माध्यम वही रहता तो ऐसे आती, विरल से सघन में जब भी प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, ए इसका अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुकेगी। यहाँ पर आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से अधिक होगा, I > R। अब देखिए यही अगर सघन पहले हो और सघन से विरल में जाए तो क्या होगा, ए अभिलंब है, ए आपतित किरण, ए आपतन कोण। अगर यहाँ पर माध्यम नहीं होता तो ऐसे निकलती सीधा, लेकिन यहाँ सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ए अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे, और यहाँ पर अपवर्तन कोण जो है वो आपतन कोण से बड़ा होगा। आपका क्वेश्चन क्या है, वायु से जा रहा है, वायु से जल में, ए है वायु और ए है जल, तो वायु क्या है, सघन माध्यम नहीं है, ये विरल माध्यम है, और जल जो है ये सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जब जाएगी तो अभिलंब के तरफ मुड़ जाएगी, ये ऐसे जाती है, ऐसे ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ए I A R, तो I जो है वो R से बड़ा होगा। अतः हम क्या लिखेंगे कि वायु से जल में जाते समय वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, और निर्वात में दिया हुआ है। तो अपवर्तनांक दिया हुआ है कांच का 1.5। ये पहला क्वेश्चन था, सघन से विरल, विरल से सघन। दूसरा क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। अपवर्तनांक को हम ऐसे दिखाते हैं और इसको म्यू लिखते हैं, यूनान का एक लेटर है, जैसे ABCD पढ़ते हैं, इसको म्यू लिखते हैं। ये दिया हुआ है 1.5।
आपको निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम सी से दिखाते हैं। अब आपसे पूछा क्या है भी, तो भी क्या है यहाँ पर, कांच में प्रकाश की चाल, भी जो है वह है कांच में प्रकाश की चाल, और यही आपसे पूछा है कांच में प्रकाश की चाल। तो आपको फार्मूला लगा देना है कि अपवर्तनांक होता क्या है। तो अपवर्तनांक को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यही अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पर माध्यम, तो माध्यम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माध्यम क्या हो जाएगा, यहाँ पर माध्यम हो जाएगा कांच, कांच में प्रकाश की चाल। तो ए है 1.5, ए है 3 × 10⁸ बटा ए आपको निकालना है जो v दिया हुआ है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5 नीचे आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो v हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ए आपका कांच में चाला जाएगा। करना क्या था, कुछ करना नहीं था, सी आपको दिया हुआ था, म्यू दिया हुआ था, भी निकालना था। अब बस सीधा म्यू इक्वल टू सी बाई वी करना था, बस थीटा गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कि सारणी 10.30 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो सारणी देख लेना है, सारणी में जो दिया है वही है, सारणी 10.3 में है। तो प्रकाशिक घनत्व, अब देखिए प्रकाशिक घनत्व थोड़ा सा अलग विषय होता है जो हम पदार्थ के घनत्व से जो जोड़ के देखेंगे। तो प्रकाशिक घनत्व का अर्थ है कि उसमें प्रकाश की मात्रा कितनी है, और जिसमें प्रकाश की मात्रा अधिक होगी उसमें पदार्थ की मात्रा कम होगी। अब प्रकाश भी एक पदार्थ ही है, लेकिन प्रकाश एक आपका तरंग भी है, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वहाँ एक प्रकाश तरंग है। 10वीं क्लास में देखिए प्रकाशिक घनत्व की बात कर रहा है। प्रकाशिक घनत्व का अर्थ है कि प्रकाश की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और प्रकाश की मात्रा अधिक कहाँ होगी, जहाँ पर जिसके अपने कण दूर दूर होंगे, जैसे वायु, वायु में अपने कण बहुत दूर हैं, तो यहाँ पर प्रकाश का घनत्व अधिक होगा। तो वायु क्या है, प्रकाश के लिए अधिक घनत्व वाला माध्यम है, क्योंकि प्रकाश की मात्रा वायु में अधिक है। अगर कोई ठोस पदार्थ जैसे कांच ले लें, तो कांच में प्रकाश की घनत्व वायु से कम है, और इसमें प्रकाश की घनत्व अधिक होगी, उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो प्रकाशिक घनत्व थोड़ा सा अलग है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाशिक घनत्व क्या है। उसमें पूछा है कि न्यूनतम और अधिकतम। तो न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व कौन हो जाएगा, सबसे कम प्रकाश होगा हीरा में, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक आपका 2.42 है। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व, प्रकाशिक घनत्व, तो प्रकाशिक घनत्व समझ रहे हैं आप कि ऐसा पदार्थ या ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की मात्रा अधिक है, तो न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व। तो हीरा में क्या है, प्रकाश की मात्रा बहुत कम है, इसलिए ये न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व में आ जाएगा, और अधिकतम प्रकाशिक घनत्व में आपका वायु आ जाएगा। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व ये हो जाएगा वायु। तो यही था क्वेश्चन कि सारणी में देखना था और दोनों को बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इसमें किसमें प्रकाश की सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। सारणी 10.3 का उपयोग कर सकते हैं आप। आपको दिया केरोसिन, तारपीन का तेल और जल, तो तीनों का देख लेना है कि तीनों का अपवर्तनांक क्या है। जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें आपकी प्रकाश की चाल कम होगी। 4 नंबर दिया है केरोसिन, तारपीन का तेल और जल, केरोसिन, तारपीन का तेल और जल। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पदार्थ और इधर अपवर्तनांक, पदार्थ और अपवर्तनांक तीनों का क्या क्या है। सारणी 10.3 का उपयोग करना है। जल, सबसे पहले केरोसिन दिया है, तो केरोसिन का 1.4 हम यहाँ जल लिखते हैं, जल का अपवर्तनांक है 1.33, केरोसिन का है 1.44 और है तारपीन 1.44 और तारपीन है 1.47। तो देख लीजिए, जिसमें आपका अधिक होगा अपवर्तनांक उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिसका अपवर्तनांक अधिक है उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। अर्थात जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, उसके बाद केरोसिन का है और उसके बाद तारपीन का है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल के आधार पर अगर हम बात करें, प्रकाश की चाल
प्रकाश की चाल, तो जो जल है, ये समझ रहे हैं, जल में अधिक होगा, प्रकाश की चाल जल में अधिक होगा। अगर में भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ये चिन्ह को आप थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट कीजिएगा कि प्रकाश की चाल जो है वो जल में अधिक है केरोसिन से, केरोसिन में अधिक है तारपीन से। ये समझना है आपको कि ये जो है जल में केरोसिन से अधिक है, केरोसिन में तारपीन से अधिक है। तो यही दिया हुआ था, तीनों का अपवर्तनांक देखिए और पता कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हीरे का अपवर्तन 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय क्या है, कि इसका अर्थ क्या है कि 2.42 है। इसका अर्थ हम अपवर्तनांक के सूत्र से निकालेंगे कि अपवर्तनांक 2.42 का क्या अर्थ है। अपवर्तनांक, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई भी अपवर्तनांक जब भी हम लिखते हैं तो अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जानते हैं आप लोग कि होता क्या है, इसको सीधे लिख रहे हैं कि 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होता है, v। आपको दिया हुआ है कि ये 2.42 है, तो 2.42 10⁸ बटा v। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि हीरा में प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर हम 2.42 से भाग करेंगे तो वो उसके प्रकाश की चाल के बराबर आ जाएगा। अर्थात हम इसको अगर भाषा में बोलें तो कैसे कहेंगे कि हीरा या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो हीरा में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना है। या फिर उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हीरा में प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में प्रकाश की चाल का 2/42 इकाई है, या 2/42 से उसको हम भाग करेंगे तो आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि अपवर्तनांक 2.42 का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग इतना ही है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल है c, वो आपका हीरा में जो प्रकाश की चाल है v, उसका 2.42 गुना है। बस यही इसका है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात जो है वो 2.42 है। आप किसी भी तरीके से इसको भाषा में लिख सकते हैं। ये था आपका पृष्ठ संख्या 194। अब आगे चलते हैं, आखिरी है पृष्ठ संख्या के बारे में जो क्वेश्चन है वो है कि पृष्ठ संख्या 203 पे है, पृष्ठ संख्या 203 है। पहला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। 203 पहला क्वेश्चन है कि लेंस के एक डायोप्टर, तो लेंस की क्षमता होती क्या है, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। तो यदि इसकी जो और इसका जो मात्रक होता है उसको हम डायोप्टर लिखते हैं। तो एक डायोप्टर का क्या अर्थ है, ऐसा लेंस जिसका फोकस दूरी 1 मीटर है। हम मात्रक में बात कर रहे हैं तो हमको फोकस दूरी का मात्रक हमेशा मीटर में लेना होगा, कि ऐसा लेंस जिसका फोकस दूरी 1 मीटर है उसकी क्षमता को हम एक डायोप्टर कहेंगे। यदि एफ आपका 1 है, 1 मीटर, ये हमेशा याद रखना है, मीटर में बात होगा, तो आपका पी जो है 1/1 आएगा = 1 डायोप्टर। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि लेंस की, ऐसे लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है उसको हम एक डायोप्टर बोलेंगे। दूसरा है कि उत्तल लेंस है, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई उत्तल लेंस से किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पर बनाता है। भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और 50 सेंटीमीटर दूर है, अर्थात सारा बात प्रतिबिंब के बारे में कर रहा है, बिंब के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो प्रतिबिंब है, पहली बात कि उसके बारे में बोल रहा है कि वो वास्तविक है, उल्टा है और उसका दूरी दिया हुआ है। वास्तविक है, उल्टा है और वो बोल रहा है कि प्रतिबिंब दूरी जो है 50 सेंटीमीटर है। और आपको उत्तल लेंस दिया हुआ है, ये नहीं दिया है कि 50 सेंटीमीटर बाएँ हैं दाएँ हैं, कुछ नहीं दिया है।
यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम है और लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान है, बोल रहा है कि उसी साइज का बन रहा है अर्थात एच डैश बराबर एच है। तो आपको ये पहले से पता है। ऐसा तो एक स्थिति में भी हम देखते हैं कि जब साइज बराबर हो जाता है हम कहाँ रखते हैं। और आपसे पूछा है यू और आपसे पूछा है पी, लेंस की क्षमता, पी अर्थात लेंस की क्षमता। तो करना क्या है, पी ज्ञात करने के लिए आपको एफ चाहिए, यू ज्ञात करने के लिए आपको भी एफ चाहिए, लेकिन आपको वी दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ है। तो 1/v प्लस 1/u, ये लेंस है तो लेंस में हम माइनस रखते हैं तो 1/f। तो ये तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी हो तभी तीसरा निकालेंगे, नहीं तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे एच डैश बटा एच और एम इक्वल टू वी बाई यू। देखिए तो हमको दिया हुआ है कि बराबर साइज का बनता है, जब बोलता है कि बराबर साइज का बनता है उसका अर्थ क्या है, एम इक्वल टू एच डैश बटा एच। और उल्टा भी बराबर साइज का भी है और उल्टा भी है। तो बराबर साइज का उल्टा है इसलिए एच डैश बराबर क्या, चूँकि बराबर साइज का, बराबर साइज बोलिए या आकार बोलिए, बराबर साइज का उल्टा है, यह उल्टा प्रतिबिंब है, इसलिए हम एच डैश बराबर एच लिखेंगे। प्रतिबिंब है इसलिए एच डैश बराबर माइनस एच। माइनस एच क्यों लिखे, क्योंकि उल्टा है, और एच के बराबर क्यों कर दिए, क्योंकि बराबर है। ठीक है, तो हमारा एच क्या आ जाएगा, माइनस एच बटा एच, क्योंकि एच डैश बराबर माइनस एच है। तो एम क्या हो गया, -1 यदि 1 होता तो बराबर आता था, और माइनस आ गया तो क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा वाले सारे वास्तविक होते हैं। तो अब हम एम बराबर रख देंगे वी बाई यू। और इसका फोकस दूरी भी निकालना है। देखिए आपका एम हो गया -1, तो एम बराबर, और हम क्या जानते हैं, वी बाई यू। अब दर्पण में माइनस वी बाई यू होता है लेकिन लेंस में वी बाई यू ही आएगा। तो एम हो गया -1 बराबर वी बाई यू। तो आपका यू निकालना है, वी तो दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर। देखिए तो वी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू। तो वी बराबर यू बराबर माइनस वी, तो यू बराबर आ जाएगा आपका -50 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी। अर्थात उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में अगर आपका यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बन रहा था तो ये यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इधर दूर कहीं बिंब ऐसे रखा होगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, तो यहाँ पर कहीं बन रहा था तो ये भी 50 होगा। यही सेंटर वाला खेल है कि सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे बनेगा। अब इसमें और क्या है कि आपको एफ भी ज्ञात करना है, फोकस दूरी। देखिए अब हम फार्मूला लगाएंगे लेंस सूत्र, 1/u 1/f, 1/v इक्वल -1/u इक्वल टू 1/f। इसमें सबको रखिए, v कितना है 50, u भी 50 है, लेकिन u हमेशा माइनस में आएगा 1/f। तो 1/50, 1/50 -50 1/50 और ये 1/f। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/50, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा। एफ हो गया 25 सेंटीमीटर, तो एफ को हम अगर मीटर में करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। अब हमको क्षमता निकालना है, तो क्षमता 1/p होता है, 1/f होता है पावर, तो 1/0.25। अब 0.25 को अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ से दशमलव को हटा दिए तो यहाँ 100 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 डायोप्टर। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, आपका पृष्ठ संख्या जो 203 है उसका क्वेश्चन 2 था। इसका आखिरी क्वेश्चन है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी। तो 2 मीटर में ही दिया हुआ है तो फोकस दूरी को बदलने की आवश्यकता नहीं है मीटर में, साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है पृष्ठ संख्या 203 का, आपको लेंस की क्षमता ज्ञात करना है यदि फोकस दूरी 2 मीटर है। सिंपल, 1/f, तो 1/2 क्या आ जाएगा 0.5 डायोप्टर। आपको फार्मूला याद होना चाहिए और उसको यूज करके कैसे करना है, कहाँ पर कौन सा फार्मूला, बस जैसे कह रहा है उसके बाद तो गुना भाग है, गुना भाग तो सब कर लेते हैं। तो यही है आपका जितना भी पृष्ठ पर आधारित क्वेश्चन था, पृष्ठ पर आधारित जितना क्वेश्चन था वो सारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे कि अभ्यास में कितने प्रश्न हैं और फिर अभ्यास प्रश्न की हम चर्चा करेंगे। और अभ्यास प्रश्न का चर्चा करने के बाद ये प्रश्नावली, ये जो है आपका चैप्टर
प्रकाश में परावर्तन एवं अपवर्तन वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। रोकिए, तो हम लोग देख लिए कि पृष्ठ संख्या के सारे जो क्वेश्चन थे उसका हम चर्चा कर चुके हैं। तो हम चलेंगे कि अभ्यास प्रश्न में जो क्वेश्चन दिए हुए हमारे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, तो उसकी कुछ चर्चा हम आज कर लेते हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पृष्ठ संख्या के सारे क्वेश्चन का हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न या अभ्यास प्रश्नोत्तरी। इसका पहला प्रश्न ये है कि कौन से पदार्थ का लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा पदार्थ है जिसका लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन में दे दिया है जल है, कांच है, प्लास्टिक है और मिट्टी है। जल है, कांच है, प्लास्टिक है और मिट्टी है। तो लेंस बनाने के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या होना चाहिए किसी भी पदार्थ का? सबसे आवश्यक गुण होना चाहिए कि उस पदार्थ को पारदर्शी सतह होना बहुत आवश्यक है। आपका लेंस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि उस वस्तु को पारदर्शी होना आवश्यक है, और जो वस्तु पारदर्शी नहीं है उसका लेंस नहीं बना सकता। जल पारदर्शी है, कांच पारदर्शी है, प्लास्टिक पारदर्शी है, तो बचा क्या? मिट्टी। मिट्टी का हम लेंस का बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते। हवा पारदर्शी है, हवा का भी हम उपयोग कर सकते हैं लेंस बनाने में, ठीक है। तो इस तरीके से जो पारदर्शी सतह नहीं है उसका हम लेंस नहीं बना सकते। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अवतल दर्पण में हम 6 स्थिति के बारे में चर्चा किए हैं, ठीक। उत्तल लेंस में भी वही 6 स्थिति के बारे में चर्चा किए हैं, और दोनों स्थिति में एक ही स्थिति ऐसा है जहाँ पर आपका आवर्धित, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है कि कहाँ पर बनेगा। ए फोकस है और ए सेंटर है। जब हम फोकस और बिंब के बीच में रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो ए किरण रेख ये जो समांतर आएगी ऐसे गुजरेगी और जो ध्रुव से आएगी वो ऐसे गुजरेगी। तो ये दोनों को हम इधर बढ़ाते थे और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता था ये आपका आभासी भी है, सीधा भी है और बड़ा भी है। सीधा है, आभासी है और बड़ा है। तो ये तीनों चीज़ चाहिए। तो आपको बिंब कहाँ रखना पड़ेगा? पी और एफ के बीच में। तो यहाँ पर अगर आपका बिंब है तो आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा वो सीधा मिलेगा, आभासी मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो बिंब का अवतल दर्पण प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा, तो कहाँ रहेगा? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ये है आपका आंसर डी आ जाएगा। पहले में भी डी था, दूसरे में डी है। कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। बहुत बार बात कर चुके हैं कि अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, आपको समान लंबाई का चाहिए, तो बिंब को कहाँ रखना पड़ेगा? सेंटर पर। और जब सेंटर पर रखेंगे तो समान लंबाई का बनेगा, ये एक ही बराबर साइज का रखेगा। तो आपका बिंब को कहाँ रखना पड़ेगा? सेंटर पर। हम बहुत डिटेल बात कर चुके हैं सारी परिस्थितियों में, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, कहीं और ले जाएंगे तो क्या होगा, और फिर प्रतिबिंब कैसे कैसे बदलता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, सारा हम बात कर चुके हैं। उसी में से एक एक करके पूछ रहा है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? सेंटर पर, अर्थात लेंस के फोकस दूरी की दोगुनी पर, क्योंकि ये जो फोकस दूरी है और ये जो आपका वक्र त्रिज्या है आर आपका फोकस दूरी के दोगुना होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस समझौता है। तो दर्पण और लेंस में थोड़ा सा अंतर है कि जिसका फोकस दूरी माइनस में होता है वो दर्पण आपका अवतल दर्पण होगा, और लेंस में जिसका फोकस दूरी माइनस में है वो आपका अवतल लेंस होगा। देखिए दोनों का आंसर गोलीय दर्पण है और पतले लेंस है, दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फोकस दूरी माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब कितना दिया उसे फ़र्क नहीं, हमको पता करना है माइनस में। तो ए है आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी इधर होता है, इसलिए ए नेगेटिव में जो दर्पण आएगा वो हो जाएगा अवतल, और जो लेंस आएगा वो भी आएगा आपका अवतल। इसमें कोई बात नहीं है, दोनों अवतल होंगे, क्योंकि दोनों का जो फोकस बिंदु होता है वो बाएं तरफ होता है, और बाएं तरफ हम माइनस में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी दर्पण
से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्राप्त होता है। तो सदैव सीधा के लिए आप ये ठीक दिया है। जैसे ऑप्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, केवल समतल केवल अवतल। अवतल तो हो ही नहीं सकता है, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। अब देखिए ऐसे दो ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, पहला और आपका जो आखिरी वाला है, केवल समतल या फिर या तो समतल या तो उत्तल। क्योंकि उत्तल दर्पण में सामान्यतः आभासी प्रतिबिंब बनता है। सामान्यतः आपको क्वेश्चन क्या है, सदैव सीधा बनता है, तो सामान्यतः आभासी बनता है, इसलिए हम मानते हैं कि उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हम इस मान्यता के साथ चलें तो आपका जो डी ऑप्शन है वो ज़्यादा करेक्ट आएगा कि या तो समतल दर्पण या तो फिर उत्तल दर्पण। आपको अगर सीधा प्रतिबिंब बनाना है तो या तो समतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, दोनों में से कोई भी रहेगा तो आपको सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 10 है कि 6 है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षर को पढ़ना है, अर्थात छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए क्या करना होगा, उसका प्रतिबिंब बड़ा करना होगा। जब बड़ा करना होगा तो किरणों को दूर दूर फैलाना होगा। तो बोल रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अब देखिए दूरी निर्भर करता है, दूरी ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि कोई किसी का आँख किसी रोग से पीड़ित है तो और उसका ऑटोमेटिकली उसका दूरी बढ़ जाएगा। किसी का आँख बहुत अच्छा है तो नज़दीक से भी पढ़ सकता है। तो फिर भी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूरी निर्भर करता है। दूरी आप किसी को भी कह सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे अगर हम 5 सेंटीमीटर का करते हैं या फिर 50 सेंटीमीटर का करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते नहीं 5 वाला सही है 50 वाला गलत है, दोनों से हम पढ़ सकते हैं। लेकिन लेंस की जहाँ तक बात है तो वो हमें फिक्स करना होगा कि कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो लेंस आपका बड़ा करना है तो बड़ा लेंस किस में आएगा, आपका अवतल लेंस जो होगा उसमें किरणें जो हैं वो परावर्तन के पश्चात दूर दूर, अपवर्तन के पश्चात दूर दूर हो जाती हैं। ये देखिए, तो आपको छोटे अक्षर को बड़ा करके पढ़ना है और सीधा प्रतिबिंब भी चाहिए, तो सीधा प्रतिबिंब भी चाहिए और बड़ा करके पढ़ना है। तो ये देखिए इसका एरिया जो है, जो ये कवर कर रहा है, जिस क्षेत्र को ये देख सकता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और ये बहुत बड़ा हो जाता है तो कोई भी छोटे वस्तु को बड़ा करके देखना है तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस, अब इसका फोकस दूरी निर्भर करता है कि फोकस दूरी कितना पर। अगर मान लीजिए कि बहुत छोटा है, बहुत बड़ा करना है तो उसको फोकस दूरी को कम कर देंगे। जिसका फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है उसका पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसका फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है उसका पावर आपका 0.5 आ जाएगा, और इसका 5 आ जाएगा, इसका तो 0.5 तो इसका 2 आ जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा, और इसका इतना है तो ये 20 डायोप्टर आ जाएगा। तो पावर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। हालांकि 2 डायोप्टर भी अच्छा खासा है, इतना के लिए आप सामान्यतः इतना यूज कर सकते हैं। आप फोकस दूरी में किसी को भी लिख सकते हैं, उसमें नहीं है, लेकिन आपका अवतल लेंस फिक्स होना चाहिए कि छोटे से बड़ा देखने के लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। सामान्यतः आप 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर का भी कर सकते हैं उस स्थिति में, जब किसी स्थिति में बहुत बड़ा देखना है या फिर किसी की आंख भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, वैसी स्थिति में आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा देखना है, इसमें कुछ बनाना नहीं है लेकिन समझना है। बोल करके 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। अवतल दर्पण है, सीधा प्रतिबिंब चाहिए, तो अवतल दर्पण में सीधा कब बनेगा, एक ही स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, परिसर पूछ रहा है, अर्थात अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, तो अधिकतम फोकस तक जा सकती है तो 15 सेंटीमीटर होगा। फिर बोल रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, बिंब से बड़ा है या छोटा है, और किरण आरेख बनाना है। हम किरण आरेख बनाएंगे, उसी में सारा बात क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है
किरण आरेख पूछ रहा है, अवतल दर्पण है तो ये आपका अवतल दर्पण होता है। इसे पूछ रहा है कि किरण आरेख बनाइए जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक ही केस है, एक ही स्थिति है। मुख्य अक्ष, इसको हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं और इसकी सारी प्रकृति भी लिख चुके हैं। फोकस, सेंटर, जब आप फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, ये दूरी है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि परिसर क्या होगा, बिंब जो है आपका दर्पण से कितना दूर होना चाहिए। तो बिंब दर्पण से अधिकतम 15 सेंटीमीटर दूर हो सकता है। बिंब जो है वो दर्पण से अधिकतम 15 सेंटीमीटर दूर हो सकता है, या फिर आप 5 रखिए, 10 रखिए, 11, 12, 6, 7 कुछ भी रखिए, आपको सेम मिलेगा, लेकिन अधिकतम 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से होकर गुजरेगी और एक ध्रुव से होकर गुजरेगी, और ध्रुव से होकर गुजरेगी तो परावर्तन के पश्चात ऐसे आएगी। ये दोनों किरणें जो है वापस हम इसको टूटी हुई रेखा से बढ़ाते हैं, तब ये लगता है कि यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अब यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है, बताना है। तो कैसा बन रहा है, लिखेंगे यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति। इसको हम बहुत डिटेल बात कर चुके हैं। पहला क्या है, सीधा है, आभासी है, बड़ा है, और बन कहाँ रहा है, दर्पण के पीछे। ध्रुव से बाएं तरफ, दाएं तरफ की जितना हिस्सा है उसको हम बोलेंगे दर्पण के पीछे। यही था क्वेश्चन 7 में, आपको किरण रेख बनाना था। अब बोल रहे कि परिसर कितना है, कि हम अधिकतम कितना दूर तक रखेंगे बिंब को कि आपको ऐसा प्रतिबिंब मिले। तो हम ध्रुव से अधिकतम 15 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, क्योंकि 15 सेंटीमीटर जो है फोकस दूरी है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। 8वां है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है, कि किस स्थिति में कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट, तो हेडलाइट में हम कौन सा दर्पण यूज करेंगे, अवतल दर्पण यूज करेंगे। पहला जो है उसका आंसर आएगा कि किसी भी वाहन के अग्रदीप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बोल रहा है फिर पश्चदीप, अर्थात पीछे देखने के लिए, तो पीछे देखने के लिए हमारा किसी भी वाहन में पीछे देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो जो सेकेंड वाला है 8 का 2 जो है उसका आ जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और तीसरा है कि हम सौर भट्ठी में किसका उपयोग करते हैं। तो सौर भट्ठी में क्या होना चाहिए, सौर भट्ठी में हीट अधिक होना चाहिए, अर्थात किरणें एक पास आनी चाहिए। तो एक पास किरणें आने के लिए आपको अवतल दर्पण का उपयोग करना होगा। यहाँ पर अवतल दर्पण आ जाएगा, सौर भट्ठी में किरणें एक पास चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम उपयोग करेंगे अवतल दर्पण। हाँ, एक चीज़ इसमें एक और कभी कभी आता है, अभिसारी और अभिसारी, इसकी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अभिसारी लेंस और अभिसारी दर्पण, कभी कभी ऐसा पूछता है। तो अभिसारी और अपसारी दोनों शब्द को समझ लेना है, सारा हल हो जाएगा। अभिसारी और अभिसारी, अपसारी। देखिए, अभिसारी लेंस या दर्पण ये पूछता है। तो अभिसारी का अर्थ क्या है, कि वह लेंस या दर्पण, कोई भी हो सकता है, वह लेंस या दर्पण जो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किरणों को एक पास लाता है। जैसे आपका उत्तल दर्पण है, तो यहाँ में किरणें आई और टकराने के बाद वापस चली आई, वापस ऐसे एक पास जुड़ गई। तो ऐसी स्थिति में किरणें एक पास आई। तो जो आपका अवतल दर्पण है वो कैसा दर्पण है, अभिसारी है। लेकिन उत्तल लेंस में ऐसा होता है, लेंस में जब आप बात करेंगे तो उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात ऐसे आ जाएंगे। तो आपका उत्तल लेंस कैसा है, अभिसारी लेंस है। तो अभिसारी की परिभाषा क्या होगा, ऐसा लेंस या दर्पण या ऐसा पदार्थ या ऐसा प्रकाशिक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, मशीन जो ही बोलना है, जो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किरणों को एक पास लाता हो, उसको अभिसारी बोलेंगे। और अपसारी जो किरणों को अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात दूर दूर करता हो, उसको हम अपसारी बोलेंगे। जैसे अभिसारी बोलेंगे तो अभिसारी में क्या क्या आ जाएगा, आपका अवतल दर्पण आएगा। जब हम दर्पण में बात करेंगे तो अवतल दर्पण आएगा, और लेंस में आपका आएगा उत्तल लेंस। ये दोनों को अभिसारी भी कहते हैं।
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब देखिए अपसारी में अगर हम बात करें तो अपसारी में दर्पण में आपका उत्तल दर्पण आ जाएगा और आपका अपसारी लेंस में आपका अवतल लेंस आ जाएगा। ये पूछता है कभी कभी कि कौन सा लेंस अभिसारी है, कौन सा दर्पण अपसारी है। तो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। बाकी अभ्यास के जो प्रश्न बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में अगर कुछ आपको डाउट है तो आप उसको लिख सकते हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पृष्ठ का पूरा चर्चा कर चुके हैं। पृष्ठ पे जितने भी प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न भी 8 प्रश्न जो थे उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।